ये था मॉस्को का आसमान कल दोपहर के समय। धरती के सबसे बड़े देश की राजधानी दोपहर के बीचों बीच अंधेरे में डूब गई। ये सब एक जलती तेल रिफाइनरी के घने धुएं से हुआ जिसने सूरज को ढक लिया। लेकिन छोटे व्लादिमीर के लिए दुर्भाग्यवश यह उस दिन मॉस्को से आई सबसे बुरी तस्वीर भी नहीं थी। सबसे बुरी तस्वीर वह थी जब एक रूसी वायु रक्षा मिसाइल ने गलती से एक रूसी तेल डिपो को मार गिराया। देखिए। शिट, बेटी ही सब कुछ है। ये क्लिप 18 जून को वायरल हुई जब यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जो शहर के लिए नया अनुभव था। इस कहानी की खास बात यह है कि 18 जून की घटना अकेली नहीं थी, ये सबसे बड़ी थी। पर मॉस्को में ऐसा लंबे समय से हो रहा है। 8 जून से लगभग 12 दिन पहले यूक्रेन हर दिन मॉस्को पर हमला कर रहा है। उनकी एक लगातार हमलों की श्रृंखला चल रही है और रूसी राजधानी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। इस अभियान के परिणाम पहले ही दिखने शुरू हो गए हैं। पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी ने अभी सार्वजनिक रूप से ज़ेलेंस्की से माफी मांगी है और इसके अलावा रूसी युद्ध ब्लॉगर्स अब खुलेआम घबराहट में हैं। रूसी रक्षा अधिकारी और जनता दोनों घबराए हुए हैं। पुतिन भी खुद को अलग थलग कर चुके हैं और अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा रहे। वह अपने ही लोगों से डरकर नकली भीड़ वाले कार्यक्रमों में भी नहीं जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ठीक ठीक बताना चाहता हूं कि अभी रूसी राजधानी के अंदर क्या हो रहा है। यूक्रेन 12 दिनों से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर पर हमला कैसे कर पा रहा है और क्यों रूसी वायु रक्षा प्रणाली रूस को ही यूक्रेन से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अब देखेंगे लुकाशेंको पुतिन का साथ छोड़ यूक्रेन के पक्ष में क्यों जा रहे हैं और पुतिन कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए एक ऐसे आंकड़े से शुरू करते हैं जो मुझे भी चौंकाने वाला लगा। 11 जून यानी लगभग 10 दिन पहले रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से लंबा हो गया। पुतिन ने फरवरी 2022 में यह सब शुरू किया था और वादा किया था कि यह सिर्फ 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते चलेगा। तो सोचिए क्या हुआ। उन्होंने अभी अभी 52वां महीना पूरा किया है। यह अब रूस के लिए एक पीढ़ी में सबसे महंगा, सबसे शर्मनाक और सबसे विनाशकारी युद्ध बन चुका है और अब ये दुनिया के 2 सबसे भयानक युद्धों से भी लंबा हो गया है। मुझे यकीन है कि पुतिन ने इसकी योजना नहीं बनाई थी। मुझे तो यहां तक शक है कि यूक्रेन ने भी इसकी योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वे भी इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। और मुझे शक है कि दुनिया का कोई और देश भी इसकी योजना बना रहा था। यह एक अच्छा सबक है कि युद्ध शुरू करना आसान है, खासकर तानाशाहों के लिए, लेकिन उन्हें खत्म करना बहुत बहुत मुश्किल है। फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। ये सब हमें 18 जून तक ले आता है, जब पुतिन की गलत घटनाएं विनाशकारी हो गईं। ये उस घटना के बाद की स्थिति है। कुछ टिप्पणीकार कह रहे हैं कि इतिहासकार यही समय रूसी साम्राज्य के अंत की शुरुआत मानेंगे। यूक्रेन ने एक ही समन्वित हमले में 900 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए और रूसी वायु रक्षा केवल लगभग 200 ड्रोन ही रोक पाई। यानी 700 से ज्यादा ड्रोन धरती के सबसे सुरक्षित शहर में अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। अब हमें पता है कि सिर्फ मॉस्को की तेल रिफाइनरी में ही कम से कम 5 जगह आग लगने की पुष्टि हुई है, जो कि क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यह आधिकारिक तौर पर अब तक रूसी राजधानी पर हुआ सबसे बड़ा ड्रोन हमला था और इस हमले की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर दरअसल वह यूक्रेनी ड्रोन की वजह से नहीं थी। ये एक रूसी वायु रक्षा मिसाइल के कारण हुआ था। जाने असल में क्या हुआ। हमने मॉस्को के पास रिफाइनरियों पर हमले का नाटकीय वीडियो देखा, जिसमें किसी चीज ने एक स्टोरेज टैंक को निशाना बनाया जो अन्य टैंकों के साथ था और पूरी छत उड़ जाती है और गिर जाती है। यह दिखाता है कि वो टैंक धुएं से भरा हुआ था, चाहे वो तेल के धुएं हों, पेट्रोल के धुएं हों, गैस के धुएं हों, कुछ भी हो। हमें इस कंट्रोल में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये काफी नीचे से आया है, लेकिन वो चीज कई सेकंड पहले दागी गई थी, क्योंकि कंट्रेल लहरदार है और फैल रहा है। वो चीज पहले ही जा चुकी है। हमें दूसरे कंट्रेल में दिलचस्पी है। इसे देखो, वो कंट्रेल पतला है, ये केंद्रित है। इसे अभी अभी दागा गया है और ये जमीन पर कहीं से बहुत नीची दिशा में जा रहा है। चलो इसे आगे फॉलो करते हैं। और वो देखो, सीधा उसी जगह जा रहा है जहां टैंक है। बिल्कुल मुमकिन है कि उस खास पल पर उस धमाके का कोई और कारण भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है।
हम जितने भी सबूत इकट्ठा कर पाए हैं उससे हम पूरी तरह से पक्के नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि रूसी अपने खुद के मैनपैड्स यानी ये कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स स्टिंगर जैसे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने ही एक स्टोरेज टैंक की छत उड़ा दी है। युद्ध में ऐसी चीजें होती रहती हैं। मुझे ठीक से नहीं पता वो क्या था, रूसी S-400 मिसाइल या कोई मैनपैड सिस्टम, मुझे यकीन नहीं है। लेकिन वे एक यूक्रेनी ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक रूसी तेल डिपो को गिरा दिया और हमें एक ऐसी तस्वीर दी जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगी। अब मुझे यकीन है आप लोग उस चीज को जानते हैं जिसे इंटरनेट कहते हैं, जहां लोग मीम्स बनाना बहुत पसंद करते हैं। ये क्लिप सार्वजनिक होने के कुछ ही घंटों में इंटरनेट रूसी तेल डिपो और यूक्रेन की तस्वीर के मीम्स से भर गया। कुछ मजेदार मीम्स देखें। ये रही असली तस्वीर। मुझे पूरा यकीन है कि असली वाली को थोड़ा बहुत AI से मॉडिफाई किया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं बात क्या है। ये पहला मीम है जिसमें पुतिन UFO टैक्सी में सवार है और जेलेंस्की टिकटॉक जैसी सेल्फी ले रहे हैं। मैसेज लिखा है जेलेंस्की की तरफ से प्यार के साथ। रूसी नेता लावरोव, मेदवेदेव और पुतिन रूस से शांति से उड़ रहे हैं जबकि शहर जल रहा है। पुतिन का सिर फट रहा है क्योंकि युद्ध उनकी उम्मीदों जैसा नहीं चल रहा। शायद ये सबसे पसंदीदा मीम है। ये इंडिपेंडेंस डे फिल्म पोस्टर का रीमेक है, शायद यही नाम था। और रूसी शब्दों का मतलब है एक्शन। कुछ भी बोरिंग नहीं है और बैकग्राउंड में सब कुछ उड़ता हुआ दिख रहा है और लिखा है जल्द ही आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। बस यही है। और फिर जाहिर है बहुत सारे मीम्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका पसंदीदा कौन सा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये रूसी एयर डिफेंस की अकेली गलती नहीं थी। उनके लिए दिन बहुत व्यस्त था और दुर्भाग्यवश मॉस्को एक बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है। असल में मुझे लगता है कि यह यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। पूरे यूरोप में इसकी आबादी 1.3 करोड़ है और कई चीनी पर्यटक भी अक्सर मॉस्को जाते हैं। वहाँ बहुत लोग कई चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे और उन्होंने रूसी वायु रक्षा से जुड़ी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर ली जिन्हें मुझे यकीन है कि पुतिन दुनिया को नहीं दिखाना चाहते थे। तो बताइए क्या हुआ? चलिए एक साथ देखते हैं। गोली चलाओ, गोली चलाओ, भागो भागो भागो, चलो 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 भाई, गोली चलाओ, गोली चलाओ, गोली चलाओ। अरे माशाल्लाह करगा शेव, चलो चलो, माशाल्लाह कर, माशाल्लाह बुरका, माशाल्लाह वंशावली, माशाल्लाह। अल्लाह करदाशु। और यहाँ, और यहाँ, और यहाँ, और यहाँ, चलो 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 चलो, कहाँ भाग रहे हो? वो कहाँ उड़ गया? हे भगवान, वो कहाँ उड़ गया? अब जैसा कि आप जानते हैं ये शहर के इतिहास का सबसे बड़ा हमला था। मॉस्को पर 12 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन का किल स्ट्रिक चल रहा है। देखते हैं रूसी जनता कैसे प्रतिक्रिया दे रही है। सबसे पहले हमारे पास एक मॉस्को निवासी है जो सीधी रूसी भाषा में वही बात कह रहे हैं जो हम इस चैनल पर पिछले 4 साल से कहते आ रहे हैं। रूस ने पंगा लिया और अब उसकी कीमत चुका रहा है। मुझे लगता है ये वही बदनाम फिजिक्स का समीकरण है जिसे आइंस्टाइन ने बनाया था और अब पुतिन इसे रियल टाइम में सीख रहे हैं। ये संदेश देखिए। हे भगवान, कमाल हो गया। देखो वहां सब कुछ जल रहा है। पूरा प्लांट टुकड़ों में उड़ गया है। सारा का सारा बर्बाद हो गया। हे भगवान। मिसाइलें लगातार उस पर गिर रही हैं और अभी भी और आ रही हैं। लगता है जैसा लोग कहते हैं, हमने पंगा लिया और अब उसकी कीमत चुका रहे हैं।
बिल्कुल पागलपन है जैसा लोग कहते हैं। बस। यहाँ मॉस्को के एक निवासी का एक और क्लिप है जो दिन में सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन ड्रोन के कारण आराम से नहीं सो पा रहा। क्लिप देखे। तुम बिल्कुल पागल हो, कहो ये फेड है, ये बस फेड है। इतना शानदार गुड मॉर्निंग कभी नहीं देखा। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। अभी अभी 4 धमाके। ये तो बस साला ये तो बस। मैं हैरान हूँ। निकिता कहती है क्यों ना तुम सोने की कोशिश करो। आखिर हो क्या रहा है? मैं उन्हें सुन रही हूँ। वे अभी अभी उड़ गए। शायद मैंने आज सुबह 10 ड्रोन्स देखे। देखो ये गड़बड़ लड़कियों। बस तुम लोग इस गड़बड़ को देखो। लड़कियों वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? वहाँ भी कुछ धब्बे हैं। देखो इस ग्रे वाले के पीछे एक और है, काला। शायद सिर्फ यह रिफाइनरी पर ही 5 टकराए। समझ नहीं आता वे उन्हें गिराते क्यों नहीं। वे देर तक उड़ते रहते हैं। इस पर अब आइए अपना ध्यान रूसी युद्ध ब्लॉगर्स पर केंद्रित करें। ये वे लोग हैं जिन्होंने युद्ध की शुरुआत में समर्थन किया और रोजी रोटी के लिए हर खबर को अपने मुताबिक घुमाते रहे हैं। वे युद्ध से जुड़ी हर खबर को इस तरह पेश करने की कोशिश करते हैं कि रूस जीत रहा है। मुझे लगता है हमला इतना बड़ा था कि वे इसे सकारात्मक खबर नहीं बना पाए, इसलिए वे घबरा रहे हैं। देखिए, रूसी सैन्य ब्लॉगर घबराए हुए हैं। उनमें से एक ने लिखा, मैं उद्धृत करता हूं, तेहरान मॉस्को से ज्यादा सुरक्षित है। मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन सबसे खुलासा पोस्ट ब्लॉगर फाइटर बॉम्बर से आई, जो रूस के सबसे बड़े युद्ध समर्थक टेलीग्राम चैनलों में से एक चलाता है। वह रूसी वायुसेना से करीब जुड़ा है, इसलिए उसे सेना की जानकारी मिलती है जिसे वह प्रकाशित करता है, और कभी कभी वह अनौपचारिक रूप से वायुसेना की ओर से भी बोलता है। जैसे कि हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी वह वायुसेना के लिए एक बयान जारी करता है। वह क्रेमलिन और युद्ध के नेताओं के बहुत करीब है। अब वह अपना आपा खो रहा है, लेकिन उसे संदेश हटाना पड़ा। तो ये थोड़ा खुलासा करता है कि वह अपनी असली सोच को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने दे रहा है। सुनिए उसने क्या कहा था इससे पहले कि उसने इसे हटा दिया। मॉस्को पर हुए हमले चिंताजनक और परेशान करने वाले हैं, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले 4 वर्षों में शहर के चारों ओर एक ऐसा वायु रक्षा तंत्र बनाया गया है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। मुझे नहीं पता आप वह शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अमेरिका हाल ही में ईरान से युद्ध में था और मैंने कोई एयर रिफाइनरी ड्रोन से गिरती नहीं देखी। मुझे नहीं पता मॉस्को की वायु रक्षा बेजोड़ है या नहीं, लेकिन अमेरिका की व्यवस्था काम कर गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी वायु रक्षा प्रणाली ने लाखों लक्ष्य भी गिराए हों, फर्क नहीं पड़ता। अगर वे जिस सुविधा की रक्षा कर रहे हैं वही निशाना बनती है, तो इसका मतलब है दुश्मन ने सही ताकत और संसाधनों का हिसाब लगाया, आपने नहीं। आज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की तुलना में ड्रोन इतने सस्ते हैं कि हमलावर आर्थिक रूप से जीत जाते हैं, भले ही वे कुछ भी न भेदें। इस स्थिति में वे रिफाइनरियों पर सफलतापूर्वक प्रहार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन ये कैसे कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इसकी अच्छी जानकारी है। याद रखें, पिछले 2 हफ्तों में बदलाव आया है, क्योंकि पिछले 12 दिनों से यूक्रेन लगातार मॉस्को पर हमला कर रहा है। तो चलिए ठीक ठीक जानते हैं कि रूस क्या चूक रहा है और यूक्रेन किसका फायदा उठा रहा है। लेकिन पहले मैं रूसी युद्ध ब्लॉगर्स की बौखलाहट की बात करना चाहता हूँ, जो सिर्फ टेलीग्राम तक सीमित नहीं है। रूसी टीवी पर भी लोग आपा खो रहे हैं। और जाहिर है अगला आदमी जिसे मैं दिखाने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आप लोग उसे देख चुके होंगे। उसका नाम सोलोवॉय है। हमने इस चैनल पर उसे कई बार कवर किया है, क्योंकि वह अक्सर यूक्रेनी नागरिकों पर युद्ध अपराध से जुड़ी सामग्री डालता है। अब आप उसके चेहरे से ही देख सकते हैं कि यूक्रेनी हमले से उसकी हालत खराब है। जरा देखिए। युद्ध एक लंबी यात्रा है। युद्ध दीर्घकालिक संकल्प की परीक्षा है। यह एक दीर्घकालिक संकल्प है। घबराओ मत, इसके बजाय स्थिति का विश्लेषण करो और हमारे दादाओं और परदादाओं के कर्मों के योग्य बनो। यही वो समय है जब हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हम पूर्वजों जैसी उपलब्धि दोहरा सकते हैं? और अगर जवाब हां है, तो बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमें समझना होगा। हमें बहुत सी बातें समझनी होंगी। मुसीबतों के लिए तैयार रहना होगा। आत्म बलिदान के लिए तैयार रहें और अपनी आत्मा में अपने परिवारों के इतिहास में सहारा खोजें।
और हमारे पास कौन से विकल्प हैं? हमारे पास और क्या विकल्प हैं? और फिर मेदवेदेव है, रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा सुरक्षा परिषद सदस्य, जो अक्सर नशे में रहते हैं। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आमतौर पर उन्हें सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति ही कहता हूं, क्योंकि वह पागल है और यही सबसे ऊंचा पद है जो उन्होंने कभी संभाला है। लेकिन आज भी वो रूस के अंदर एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है। वो नियमित रूप से सीधे पुतिन को रिपोर्ट करते हैं। वह इस काउंसिल सुरक्षा परिषद के सदस्य है, जो रूसी सरकार के अंदर एक बहुत ही उच्च स्तर की संस्था है। ये वही व्यक्ति है जिसके पास युद्धरत सरकार में ताकत है। देखिए वो सार्वजनिक रूप से क्या कह रहे हैं। वो बिल्कुल पागल हो गए हैं। कीव से निपटने में अब कोई नियम नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में बस यही सीमा है कि आम नागरिकों को जानबूझकर निशाना न बनाया जाए। और युद्ध के कानूनों और प्रथाओं पर हेग सम्मेलन की अब कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे बताने दीजिए कि उनका असली मतलब क्या है, क्योंकि रूसी सरकार के ताकतवर व्यक्ति से ऐसी बात सुनना वाकई चौंकाने वाला है। सबसे पहले हेग सम्मेलन असल में नागरिकों के बारे में बात नहीं करता, वह जिनेवा सम्मेलन है। हेग सम्मेलन असल में युद्ध के साधनों और तरीकों पर केंद्रित है कि आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह मूल रूप से जहर, गैस या किसी भी जैविक हथियार के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। यह सांस्कृतिक स्थलों पर हमला न करने की भी बात करता है, जैसे वह चर्च जिस पर रूस ने हाल ही में हमला किया। अब हमले के कुछ दिन बाद, जिसे रूस नकारता है, सुरक्षा परिषद के प्रमुख पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं, हम हेग सम्मेलनों का पालन नहीं करेंगे। ये कुछ हद तक बताता है, लेकिन सच कहूं तो तकनीकी रूप से इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूस पहले से ही इसका पालन नहीं कर रहा था। लेकिन अब हम सार्वजनिक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से सुन सकते हैं जो शायद इस युद्ध के निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है। वह कह रहे हैं, हम अब कोई भी नियम नहीं मानेंगे, हम हर उस व्यक्ति के पीछे जाएंगे जिसे पकड़ सके। रूस भी ऐसा करता है। मोर्चे पर नुकसान के बाद आम नागरिकों को निशाना बनाता है। मॉस्को या रिफाइनरी पर हर हमले के बाद वे आम लोगों पर हमला करते हैं। अब मेदवेदेव ने खुद इसकी पुष्टि की है। मुझे लगता है जब उन्होंने कहा होगा तब वे नशे में थे और यही बहाना बनाएंगे। फिर भी हमारे सामने ये है कि रूस वास्तव में कैसे काम करता है। अब मुख्य सवाल, यूक्रेन ये कैसे कर रहा है? मॉस्को इतना असुरक्षित क्यों है? आप जानते हैं, एक ऐसा शहर जिसके बारे में पुतिन बहुत परवाह करते हैं। अब जाहिर है यूक्रेनी पक्ष कोई भी राज नहीं बताएगा और उन्हें बताना भी नहीं चाहिए। युद्ध ऐसे ही चलते हैं, देश युद्ध में ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन विशेषज्ञों की तरफ से कई तरह की व्याख्याएं आ रही है। कुछ व्याख्याएं पश्चिमी विशेषज्ञों से आ रही है, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप से, और फिर जाहिर है रूसी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन यह कैसे कर रहा है। मैं दोनों को देखना चाहता हूं ताकि हमें पूरी तस्वीर मिले कि क्या हो रहा है। चलिए पश्चिमी विश्लेषण से शुरू करते हैं। एक अहम बात यह है कि इस युद्ध में ड्रोन का सबसे पहले इस्तेमाल रूस ने किया था। उन्होंने इसकी शुरुआत अक्टूबर 2022 में की थी, जब उन्होंने ईरान निर्मित शाहेद ड्रोन खरीदना शुरू किया और उनका इस्तेमाल कीव के खिलाफ किया। मूल रूप से उन्हें शहर में एक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले के रूप में भेजा ताकि वायु रक्षा को भारी हमले से पस्त किया जा सके। और सोचिए क्या हुआ। अब रूस द्वारा इसकी शुरुआत किए जाने के कुछ साल बाद यूक्रेन ने वो किया जिसकी रूस को उम्मीद नहीं थी, और रूस को उसी की दवा चखाई। कम से कम रूस को यह उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा, और असल में यूक्रेन ने अपने ड्रोन उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया। रूस जानता था कि यूक्रेन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें नहीं पता था कि वे इतने जल्दी इतने ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन हर महीने उत्पादन में लगभग 10% बढ़ोतरी कर रहा है। यह बहुत तेजी से बढ़ता है। हर 7-8 महीने में उत्पादन दोगुना हो रहा है। पिछले साल यूक्रेन ने करीब 4 मिलियन ड्रोन बनाए। अगर 10% की दर बनी रहती है, जो कि लंबे समय तक संभव नहीं है, लेकिन अगर बनी रहती है तो यूक्रेन इस साल शायद 6 से 8 मिलियन ड्रोन बना सकता है। और यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि फिर से इससे फर्क नहीं पड़ता कि रूस के पास किस तरह की एयर डिफेंस है, सब कुछ रोकना नामुमकिन है। लेकिन उत्पादन के अलावा यूक्रेन और भी कर रहा है यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि यूक्रेन शुरू से ही इन ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो रूस के ड्रोन रोकने वाले सिस्टम की तुलना में काफ़ी सस्ता और काफ़ी प्रभावी है। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि यूक्रेनी सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें कई हिस्से मिलकर एक समन्वित इकाई बनाते हैं। सबसे पहले उनके पास सीमा के पार दसियों हजार ध्वनि सेंसर लगे हुए हैं। ये ध्वनि सेंसर मूल रूप से आसमान में ऊंचाई पर लगे होते हैं
और बस सुनते रहते हैं। ये ड्रोन की आवाज़ सुनते हैं। जैसे ही वे ड्रोन देखते या उसकी आवाज़ सुनते हैं, सिग्नल सीधे कीव के कमांड सेंटर को भेज दिया जाता है, जो अलग अलग टीमों के साथ काम करता है। यूक्रेन के पास ड्रोन गिराने के कई तरीके हैं। जैसे ही ड्रोन दिखता है, जमीन पर लोग मशीन गन से लैस पिकअप ट्रक में बैठकर उसे गिरा सकते हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर में बैठे लोग भी होते हैं, जो जैसे ही उन्हें इजाजत मिलती है उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है कि आपके पास कोई ड्रोन है, तो वे उसे गिराने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके पास ऐसे लोग हैं जो पुराने सोवियत जेट में एक पायलट जेट उड़ाता है और दूसरा मशीन गन से ड्रोन गिराने को तैयार रहता है। तो उनके पास यह सिस्टम है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बस आसमान में देख रहा है और उम्मीद कर रहा है कि कोई ड्रोन दिखेगा और फिर वो काम शुरू करेगा। नहीं, उनके पास क्यू सिस्टम और कमांड सेंटर है जो इन सब का समन्वय करता है, और ये बहुत प्रभावी है। रूस के पास ये नहीं था। वो सच में सिर्फ मशीन गन वाले लोगों और उनके बड़े रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स पर ही निर्भर थे। रूस के पास ये सस्ता एकजुट सिस्टम इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। पिछले साल तक यूक्रेन रूस पर बड़े हमले नहीं कर रहा था। पहले वे बड़ी मशीनों से काम चला लेते थे, पर अब यूक्रेन के ज़्यादा ड्रोन बनाने से ये पर्याप्त नहीं है, और रूस जल्दी से इन ड्रोन हमलों को रोकने के लिए कोई तरीका, कोई सिस्टम खोजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो सिस्टम यूक्रेन के सिस्टम जितना सुव्यवस्थित नहीं है, और ये बात रूसी ब्लॉगर्स भी बता रहे हैं। रूसी विशेषज्ञ भी इस पर ध्यान दिला रहे हैं। अब इसी वजह से चलिए अब रूसी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं कि यूक्रेन ये सब कैसे कर पा रहा है, क्योंकि इससे भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। इस रूसी ड्रोन निर्माता के अनुसार, जिनका नाम अलेक्सी चादाएव है, उनका कहना है कि रूस में कर्मियों से जुड़ी बहुत सी कमियां हैं। रूस अभी इतनी बुरी तरह असफल हो रहा है, उसका बड़ा कारण उपकरण नहीं है बल्कि अयोग्यता है। यही वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि रूस के पास सिस्टम्स हैं, रूस के पास रडार है या रूस के पास अन्य उपकरण है जैसे यूक्रेनियन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इन सब को एक बड़े सिस्टम में नहीं जोड़ा है जो सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ समन्वित कर सके। वहाँ एक रडार ऑपरेटर ड्रोन की निगरानी कर रहा है, लेकिन वह आदमी ड्रोन के लिए रडार एडजस्ट करने में उतना कुशल नहीं है, क्योंकि ड्रोन मिसाइल से नीचे उड़ते हैं। तो आपको रडार को इस तरह एडजस्ट करना पड़ता है कि आप पता लगा सके कि ड्रोन दिख रहा है या नहीं। और इसके अलावा मान लीजिए वो आदमी ये पता लगाने में सक्षम भी हो जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां वो यह जानकारी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा सके जो दूसरी टीमों के साथ तालमेल बिठाकर ड्रोन को तुरंत गिरा सके, जैसा यूक्रेनियनों के पास है। इसके अलावा रूस के पास भी यूक्रेन जैसी मोबाइल टीमें हैं जिनमें लोग पिकअप ट्रकों पर मशीन गन के साथ होते हैं। लेकिन चूंकि रूस अपना इंटरनेट या मोबाइल इंटरनेट बंद कर देता है, इन टीमों का दूसरी टीमों के साथ सही से संपर्क नहीं हो पाता। तो ये लोग बस ऐसे ही जा रहे हैं जैसे कि ये सिर्फ ड्रोन ढूंढ रहे हैं और उन्हें गिरा रहे हैं। इन्हें कोई संदेश नहीं मिल रहा कि अरे इस दिशा से ड्रोन आ रहा है, ध्यान दो, या इस दिशा से ड्रोन आ रहा है। अब चूंकि इन लोगों के पास संचार नहीं है, तो इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जो समस्या पैदा करता है। मतलब जब वे अपने सामने वाले ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वे हमेशा इस बात की चिंता में रहते हैं कि कहीं उनके पीछे से कोई ड्रोन आकर उन्हें ना मार दे, जो कि एक और समस्या पैदा कर रहा है। और ये मेरी बात नहीं है, ये एक रूसी ड्रोन निर्माता की बात है जो कह रहा है कि हमारी बहुत सी समस्याएं उपकरणों की वजह से नहीं हैं, ये दक्षता की समस्याएं हैं। हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें सब कुछ सही से काम करे। दिलचस्प है कि रूसी पक्ष भी वही कह रहा है जो अब तक पश्चिमी विश्लेषक कहते थे। अब एक रूसी विश्लेषक भी यही बात कह रहा है। रूसी सेना की असली समस्या ये है कि वे अच्छे नहीं है, न कि ये कि उनके पास कोई उपकरण, बंदूक या गोलियां नहीं है। अब हम अपना ध्यान लुकाशेंको पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि सोचिए ये सब कौन देख रहा है? बेलारूस का तानाशाह। और अब वो समझने लगा है कि शायद उसने इस युद्ध में गलत साथी चुन लिया है। तो वह, आप जानते हैं, जेलेंस्की से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए उसने अभी क्या कहा। वह कह रहा है, अगर मैंने कभी जेलेंस्की से कुछ ऐसा कहा जिससे उन्हें बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहता, उसने सार्वजनिक रूप से कहा। सुनिए, लेकिन जब उन्होंने मुझे धमकाना शुरू किया तो मुझे जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर व्लादिमीर अलेक्जेंद्रोविच को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं। शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि वो अभी भी लड़ रहे हैं। शायद मुझे इतना करवा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन दूसरी ओर उन्हें यह समझना चाहिए कि हम अक्सर बोलते हैं, गाते हैं और अंतिम संस्कार की रस्में निभाते हैं। इसलिए आपको और अधिक सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा वो अच्छी तरह समझते हैं
मैं एक बार फिर जोर देता हूं कि बेलारूस से और खासकर मुझसे किसी भी सैन्य कार्रवाई की उम्मीद करना बेकार है। युद्ध के पहले ही दिनों से मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि कैसे समझौता किया जाए, कैसे शांति स्थापित की जाए। अब जाहिर है ज़ेलेंस्की ने इस माफी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मूल रूप से लुकाशेंको से कहा कि देखिए, हमें सच में फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पक्ष में हैं। आपको बस इतना करना है कि रूस को यूक्रेनी नागरिकों को मारने में मदद करना बंद करे। यूक्रेन ने कुछ उदाहरण भी बताए। यूक्रेन ज़ेलेंस्की कहते हैं कि देखिए, आपके पास उपकरण है, आप रूस को रडार तक पहुंच देते हैं, आप रूस को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने देते हैं और रूस इन सब का इस्तेमाल यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल भेजने के लिए कर रहा है। अगर आप इसे रोके तो हमें समस्या नहीं होगी। अगर आप इसे नहीं रोकते तो जानते हैं क्या, अब यूक्रेन के पास अनलिमिटेड ड्रोन है जिससे वह खुद समाधान कर सकता है। सुनिए। अभी यूक्रेन बेलारूस सीमा पर हमारा मोर्चा इतना मजबूत नहीं है। वे वहां आम लोगों की हत्या कर रहे हैं और टावरों पर ट्रांसमीटर लगे हैं। क्या वो इसे हटा सकता है? उसके ये कहने का क्या मतलब है कि वो युद्ध में नहीं रहना चाहता? उसे उपकरण हटाने और बंद करने दो। मुझे लगता है उसके लिए 1 हफ्ता काफी है। क्योंकि मैं 1 हफ्ता ही क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी हर दिन इसी वजह से हमारे नागरिक मर रहे हैं, बच्चे घायल हो रहे हैं। अगर वो ये नहीं करता तो हम करेंगे। अगर वो ये नहीं करता तो हम। अब हमारी आखिरी कहानी उस हथियार पर है जिसे कई विश्लेषक पल्लड़ा बराबर करने वाला कहते हैं। ये एक नया यूक्रेनी हथियार है जो अब तक यूक्रेन के पास नहीं था, लेकिन रूस इसका इस्तेमाल यूक्रेनी शहरों को नष्ट करने के लिए कर रहा था। और निश्चित रूप से यह हथियार एक ग्लाइड बम है। रूस सोवियत काल के ग्लाइड बमों का इस्तेमाल कर रहा है जो यूक्रेन के पास नहीं थे। अब हम इसे अपने सदस्यों के लिए विस्तार से कवर करेंगे। अगर आप एक्सेस चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन क्लिक करें या basicsinsider.com पर सदस्य बने। आपका समर्थन ही है जो इन वीडियो को लगातार लाता है और मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम सैम है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।